सो नाउ यू विल लुक कि इसके बाद जो है सॉल्ट मार्च का एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है। अब 26 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने नया मूवमेंट प्लान कर लिया था और उस प्लानिंग में he included salt monopoly. At that time there was a rule that no one can make salt even for own consumption in India. The salt were having sole monopoly of British. They were manufacturing it, they were selling it, and often at a very higher cost, right? It has been noticed by the historians that it was approximately 14 times higher of production cost of the salt. टैक्स 14 गुना होता था दाम से, राइट? तो गांधी जी ने सॉल्ट को चुना, क्यों? क्योंकि ये सभी लोगों के घर में यूज़ होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। तो बेसिकली महात्मा गांधी वाज टारगेटिंग टू मोबिलाइज ए वाइडर डिस्कंटेंट, ताकि ज़्यादा लोग शामिल हो सकें इस मूवमेंट में, राइट? तो उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा है, राइट, कि जो हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट बनाने की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और वो भी कितना होता है, लगभग 14 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू उनसे लिया जाता है, ठीक है? और अगर वो नमक को नहीं बेच पाते हैं, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, उस सॉल्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट? ठीक है? तो डॉग इन मैनगर पॉलिसी, ये क्या होता है कि ना तो खुद खाओ, ना ही दूसरे को खाने दो, राइट? ऐसी पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं। काफ़ी सारे सॉल्ट के जो ढेर हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ नेशंस वेल्थ, मतलब कंट्री के ही वेल्थ को खर्च किया जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने में। क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? ताकि अगर वो सॉल्ट अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो टैक्स नहीं मिलेगा, दैट्स वाई उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और उस डिस्ट्रक्शन में भी खर्च किसका होता है? इंडियन पीपल का खर्च होता है, इंडियन से टैक्स लेकर के उन्हीं पैसे को खर्च किया जाता है, राइट? तो दैट्स वाई इस सॉल्ट टैक्स को ख़त्म किया जाना चाहिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखा गया बाय द महात्मा गांधी। और इस डिमांड को रखने के लिए ही स्टार्टेड मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू दांडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद में है साबरमती, और ये यहाँ से निकले, कई सारे इंपॉर्टेंट सिटी को कवर करते हुए वो दांडी पहुँचे, राइट? स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930, राइट? और लगभग लगभग 24 डेज़ का ये वॉकिंग था, और उन्होंने दांडी जाके नमक के कानून को तोड़ा था, राइट? तो जैसे ही ये इन्होंने किया, देन पैरेलल सॉल्ट मार्चेस आर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर्स ने इस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया। और उस समय जो वायसराय थे, उस वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन, ठीक है? उनको उन्हें लगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। उन्होंने अंडरस्टिमेट किया इस मार्च को, राइट, कि छोटा मोटा कोई एक प्रोटेस्ट है, राइट? लेकिन ऐसा था नहीं, राइट? इस मूवमेंट, जैसे ही ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ, नॉट ओनली इन रूरल एरियाज, अर्बन जो प्रोफेशनल थे, स्टूडेंट थे, सभी ने मिलजुल के पार्टिसिपेट किया। कई जगह पर फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया गया, लोग वापस से जंगल में जाने लगे, फैक्ट्री वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, lawyers boycotted British courts, right? They've just student refused to attend government run educational institution, right? So all the classes were expressing their grievances against the colonial rule, right? Now, डिड द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड? यस, ऑब्वियसली ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड किया, काफ़ी सारे इंडियंस को अरेस्ट किए गए, राइट? और काफ़ी फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, बट महात्मा गांधी, ऑल ऑफ यू नो दैट ही वांटेड नॉन वायलेंट मूवमेंट। सो उन्होंने लोगों से कहा था नॉन वायलेंटली एक्ट करना है, और लोगों ने वैसा किया भी, राइट? गांधी जी के बारे में हमें पता चलता है, उन्होंने जो मैसेज दिए हैं, पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि महात्मा गांधी जब भी वो ट्रैवल कर रहे थे दांडी मार्च के लिए, तो कई सारे पुलिस चौकी जिधर से वो गुजरते थे उनके बारे में पुलिस ऑफिसर लिखा करते थे ब्रिटिश को रिपोर्ट करने के लिए, राइट? उससे हमें पता चलता है। तो महात्मा गांधी आस रिनाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? वसना में उन्होंने कहा था कि स्वराज का मतलब सिर्फ टैक्स खत्म करना नहीं है, राइट? ठीक है? व्हाट ही वाज इंडिकेटिंग रिगार्डिंग द सेल्फ रूल, ठीक है? टैक्स सभी लोग
ज़्यादातर लोग जो थे उस समय यही सोच रहे थे कि टैक्स कम हो जाएगा, राइट? बट द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज़ नॉट रिड्यूसिंग द टैक्स, इट वाज़ गेटिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है? कई जगह पर उन्होंने वसना में एक चीज़ और उन्होंने कही थी कि इफ़ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि स्वराज मिले तो आपको अनटचेबल को सर्व करना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। दिस वाज द मैसेज, राइट? एंड दिस मूवमेंट वाज सो पॉपुलर दैट इट वाज कवर्ड बाय इंटरनेशनल मीडिया आल्सो, राइट? टाइम मैगजीन स्टार्टिंग में टाइम मैगजीन ने इस मूवमेंट को जब वो कवर कर रही थी उन्होंने कहा था कि ये महात्मा गांधी क्या करेंगे, बिल्कुल हड्डी मांस से स्पाइडरी क्लॉथ पहनते हैं, धोती पहनते हैं, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो रीढ़ की हड्डी निकली हुई है, राइट? जो ऊपर का पूरा बोन्स दिखता है। तो व्हाट ही विल डू अगेंस्ट दिस माइटी ब्रिटिश एम्पायर, राइट? लेकिन एक सप्ताह के बाद ही जब ये मूवमेंट चला तो उसके टोन में चेंजेस आए। मैगजीन ने दोबारा छापा और क्या छापा देखो, उन्होंने लिखा कि मैसिव पॉपुलर फॉलोइंग हो रही है किसकी, महात्मा गांधी की। और ब्रिटिश जो है वो डेस्परेटली एनेक्शियस है, मतलब चिंता में है, राइट? और उन्होंने सल्यूट किया महात्मा गांधी को एज अ सेंट और स्टेट्समैन, ठीक है? सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सॉल्ट मार्च? इस सॉल्ट मार्च की वजह से तीन चीज़ें तो बहुत ही क्लियर हो गई। सबसे पहला कि इस सॉल्ट मार्च ने ग्लोबल अटेंशन को सीक किया टुवर्ड्स इंडिया। देयर वर मेनी यूरोपियन अमेरिकन प्रेसेस दैट वर वाइडली कवरेजिंग इंडियन मूवमेंट, राइट? दूसरा, इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वुमेन वर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, राइट? एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने गांधी जी को परस्यूड किया कि वुमेन को भी इसमें शामिल होने दिया जाए, राइट? तो काफ़ी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। और ब्रिटिश अब ये रियलाइज़ कर चुके थे कि उनका जो राज है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इस तरह की मूवमेंट पहले कभी नहीं हुई थी, राइट? सो दे वर स्टार्टेड फियरिंग दैट नाउ देयर टाइम हैज़ कम टू एंड इन इंडिया, राइट? सो नाउ जब ये मूवमेंट चल रहा था एट दैट टाइम कांग्रेस के जो ज़्यादातर लीडर थे वो जेल में थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। नाउ साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद द ब्रिटिश वांटेड टू हैव कन्वर्सेशन विथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, लाइक कांग्रेस के गांधी जी के साथ बैठना चाहते थे, बात करना चाहते थे, और उस मीटिंग को उन्होंने कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये होनी थी ऑर्गेनाइज लंदन में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर 1930 में, जब महात्मा गांधी जेल में थे। सो महात्मा गांधी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया क्योंकि कांग्रेस हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दे विल नॉट मीट इन एनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। कुछ लोग गए थे, वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, बट क्योंकि कांग्रेस ही नहीं थी वहाँ पर तो ये मीटिंग बिल्कुल फेल माना गया, राइट? नाउ इंडिया के जो वायसरॉय थे अरविंद, दे वांटेड टू इंक्लूड गांधी इन दिस मीटिंग, सो ही मेट गांधी मेनी टाइम्स इन द जेल इन जनवरी 1931 टू नेगोशिएट विद गांधी, राइट? और काफ़ी मीटिंग्स के बाद उन्होंने महात्मा गांधी को इस बात के लिए मना लिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करेंगे, राइट? टर्म्स कुछ कुछ थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद किया जाएगा, जितने प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। महात्मा गांधी ने दो डिमांड आप कह सकते हैं मेजरली उन्होंने मांगा कि आप सारे प्रिजनर्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भी अरेस्टेड हैं आपको रिलीज़ करना होगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। और दूसरा, द पीपल हु आर लिविंग नियर द कोस्टल रीजन दे शुड बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट फॉर देयर ओन कंजम्पशन। ये दो कंडीशन इरविन ने माना और महात्मा गांधी ने क्या माना कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ करेंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज खत्म हुआ, राइट? अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के बाद कई सारे लोगों का मानना था कि पूरी की पूरी एक मूवमेंट आपने बंद कर दी, ठीक है?
और आपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का कमिटमेंट भी नहीं ले पाए। आपने क्या लिया? सिर्फ एश्योरेंस ऑफ फ्यूचर टॉक कि हाँ, एक बार बैठ के बात करेंगे। तो इतनी बड़ी मूवमेंट सिर्फ इसलिए बंद कर देना कि बैठ के बात करेंगे वाज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो कई सारे रेडिकल नेशनलिस्ट ऐसा बोल के क्रिटिसाइज कर रहे थे गांधी को, राइट। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन लेट 1931। ठीक है, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव गांधी वहाँ पहुँचे और कांग्रेस का ये मानना था कि कांग्रेस पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो आप कह सकते हैं उन्होंने जो कहा इसको चैलेंज किया गया बाय डिफरेंट पीपल। जैसे मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंस थे, प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा नवाब थे, दे वर ऑल्सो क्लेमिंग दैट कांग्रेस हैड नो स्टेक इन देयर टेरिटरीज। भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि कांग्रेस जो है अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो भीमराव अम्बेडकर वाज देयर टू रिप्रेजेंट लोएस्ट कास्ट। So again, this movement was also become, or you can say this meeting was become inconclusive, right? तो जैसे ही महात्मा गांधी वापस वहाँ से आएंगे 1931 दिसंबर में ये मीटिंग ख़त्म हुई, तो फिर वो वापस आए। यहाँ पर आया तो नए वायसराय थे। नए वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन वॉज वेरी अनसिम्पैथेटिक टूवर्ड्स द महात्मा गांधी। उन्हें पता था कि गांधी जैसे ही इंडिया आएंगे वो सिविल डिसोबीडियंस रिज्यूम करेंगे। तो उनके आने से पहले ही स्टार्टेड टेकिंग मेनी स्टेप्स टू डिक्लेयर कांग्रेस इलीगल, टू रिस्ट्रिक्ट कांग्रेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग एनी टाइप ऑफ मीटिंग। जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया, राइट। और उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया किसको? गांधी जी को, कि एक बहुत ही एक ऐसा फिगर है, ठीक है, जो बिना मतलब का लोग उन्हें इतना भाव दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, राइट। सो फाइनली ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आप कह सकते हैं एक सक्सेसफुल मूवमेंट था इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, राइट। लेटर ऑन इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड। इस एक्ट में इंडियंस को कुछ कंसेशन दिए गए, पॉलिटिकल कंसेशन। जैसे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे जिनको ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है। और इसी के बेस पे 1937 में इलेक्शन हुआ ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, मतलब कुछ लोगों को वोटिंग राइट दे करके ये इलेक्शन कराए गए थे, जिसमें कि कांग्रेस को काफ़ी बड़ी जीत हासिल हुई, राइट। 11 में से 8 प्रोविंस कांग्रेस ने जीते, राइट, जहाँ पर कि कांग्रेस अपने प्राइम मिनिस्टर बनाई, राइट। और कुछ प्रोविंस थे जो कि मुस्लिम लीग ने जीते। आप देख सकते हैं कि यहीं से शुरू हो चुका है दी सीड्स ऑफ पार्टीशंस, राइट। मुस्लिम के अलग मुस्लिम लीग बन रहे हैं और कांग्रेस जो है हिंदू की पार्टी बनते जा रही है, राइट। अनदर इवेंट हैपेंड इन 1939, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड वॉर अगेन British was seeking the support from Congress, and Congress was in dilemma. Why? कि कांग्रेस ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वो हिटलर और नाजी के खिलाफ थे, लेकिन वो ऐसे ही सपोर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। गांधी और नेहरू ये चाहते थे कि ब्रिटिश हमें ये प्रॉमिस करे कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा प्रॉमिस ब्रिटिश भी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो कांग्रेस के कई सारे मिनिस्टर्स ने अक्टूबर 1939 में रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, राइट, प्रोटेस्ट करने के लिए कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। और इस समय का टाइम ऐसा था जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, बिकॉज अब जो है ये लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच नहीं थी, बल्कि थ्री वे स्ट्रगल था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश। मुस्लिम लीग अपने आप को मुस्लिम्स के लीडर बता रही थी, राइट। कांग्रेस
इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहा था और ब्रिटिश तो था ही, राइट। जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे उनके लिए मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही थी? ए मेजर ऑटोनॉमी, राइट, फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, राइट। तो उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड में, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। उन्होंने इस डिमांड को डिनाई कर दिया क्योंकि वो इम्पीरियलिस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश का एम्पायर को लिक्विडेट करें, मतलब ब्रिटिश की जो इतनी बड़ी एम्पायर है इसको ऐसे ही जाने दें, राइट। लेकिन ही वांटेड सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस, राइट, सो ही सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया टू कंप्रोमाइज विथ इंडियन लीडर्स। ठीक है, क्यों भेजा उनको? सिंपल सी बात है कि ब्रिटेन नीडेड इंडियन सपोर्ट। ठीक है, जापान, जर्मनी और इटली को हराने के लिए इंडियंस की ज़रूरत थी उनके पास। ठीक है, सो क्या ये टॉक सक्सेसफुल हुआ? नो, इट गॉट फेल्ड, राइट। क्यों फेल हुआ? कांग्रेस इंसिस्टेड दैट वायसरॉय, दोबारा से कहा कि वायसरॉय सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया में, डिफेंस मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें डिफेंस मेंबर कौन हो? इंडियन हो, राइट। ये करेंगे तभी हम देंगे। ब्रिटिश ने इसको भी रिफ्यूज़ कर दिया। डिफेंस मेंबर अपॉइंट करना एक छोटी मोटी बात नहीं, वो भी तब जब वॉर चल रही हो, राइट। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो ये टॉक भी फेल हो गया। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली आप कह सकते हैं कि इंडिया में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अगस्त 1942 में इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया और पर्पस क्या था? सिंपली एंड द ब्रिटिश रूल। ठीक है, गांधी जी के साथ अलग जो टॉप कांग्रेस लीडर थे उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी दिस मूवमेंट वाज एक्सेल। व्हाई? बिकॉज already there all the top leader were in jail, then also this movement went on। ठीक है, ये शो करता था कि लीडरशिप नहीं होने के बाद भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो इस मूवमेंट को चला सकती है। इस मूवमेंट में कई सारे लोग पार्टिसिपेट करे, ऑर्डिनरी सिटीजन से लेकर के यूथ, राइट, और सीक्रेटली भी पार्टिसिपेट कर रहे थे बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफ़ी सप्रेसिव मेजर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो कई सारे लोग छुप करके भी सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, रेडियो रेडियो के थ्रू मैसेज पास करते थे एक दूसरे को इकट्ठा होने के लिए, राइट। ठीक है, तो अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस हो रहा था। इसके अलावा कई सारे जगह पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाए गए, जैसे सतारा महाराष्ट्र में, मेदिनीपुर बंगाल में। ठीक है, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने मिलकर लोकल गवर्नमेंट बनाया, अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ मेंबर्स जैसे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अंडरग्राउंड रेसिस्टेंट के लीडर थे। ठीक है, कई जगह पर स्ट्राइक, एक्ट ऑफ सैबोटाज किया गया, छुप के वॉर किया गया ब्रिटिश के ऊपर। ठीक है, तो इस मूवमेंट को भी सप्रेस करने में अंग्रेज़ों को लगभग 1 साल लग गया, राइट। और इस मूवमेंट के बाद अंग्रेज ये बस समझ चुके थे कि अब इन्हें आज़ादी देनी पड़ेगी, राइट। सो ड्यूरिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा अपने फुटहोल्ड को बढ़ा रही थी अमोंग दी मुस्लिम कम्युनिटी। और जो जिन्ना थे उनकी जो स्ट्रेटजी थी, ठीक है, वो ये थी कि अपनी इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, उन्होंने पंजाब, सिंध और जो आज का बांग्लादेश वाला रीजन है, बंगाल वाला, यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस उन्होंने दर्ज किया, राइट। और फाइनली इंडिया में पोलराइजेशन हो गया पावर का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, दो अलग अलग कम्युनिटी को लेकर। 1944 जून में गांधी जी को रिलीज़ किया गया। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, 1944 में ही जिन्ना और गांधी की मीटिंग होती है। क्यों होती थी? पर्पस यही था कि जो गैप बना है कांग्रेस और लीग के बीच वो ख़त्म हो सके और कंट्री का डिवीज़न ना हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाई। 1945 में ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट आई, लेबर गवर्नमेंट, जो इंडियंस के प्रति सिंपैथेटिक थे। वो इस फेवर में थे कि इंडिया को आज़ादी दी जाएगी, राइट। सो यहाँ पर उस समय जो वायसरॉय थे उनका नाम था वायसरॉय वेवेल, राइट। उन्होंने एक सीरीज ऑफ टॉक की बिटवीन कांग्रेस एंड लीग कि कैसे इंडिया को आज़ादी दिया जाए। ठीक है,
1946 में अगेन इलेक्शंस होती है, प्रोविंशियल इलेक्शन, और इसमें भी कांग्रेस जो है जनरल कैटेगरी से सारे सीट जीत लेती है। मुस्लिम लीग के खाते में वो सारी सीट आती है जहाँ पर कि मुस्लिम्स कम्युनिटी ज़्यादा है। अगेन ये री-इंसिस्ट करता है कि कैसे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच रिफ्ट और बढ़ रहे थे। ठीक है? सो नेक्स्ट कैबिनेट मिशन 1946, ये लास्ट एक प्रयास था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो दूरियां बढ़ी थी उनको ठीक करने की, राइट। तो इसमें प्रपोजल सिंपल था कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनेगी जहाँ पर कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ होंगी, उनके पास अपनी ऑटोनॉमी होगी, उनके पास अपने कुछ पावर्स होंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था आर्टिकल 370 के टाइम, कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिस पर कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट की ही पावर चलती थी। ऐसा ही कुछ सेटअप करने का ट्राई किया गया इस मिशन के थ्रू, बट ये भी फेल हो गया, राइट। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया। व्हाट वाज डायरेक्ट एक्शन डे? कि अगर अब हमें पाकिस्तान चाहिए तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और ये एक राइट्स था। काफ़ी दंगे भड़के, कलकत्ता में काफ़ी सारे लोग मारे गए, राइट। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के भी नाम से जाना जाता है। ये वायलेंस सिर्फ कलकत्ता तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि बंगाल, बिहार, यूपी, राइट, पंजाब, इन सभी जगह पर भी फैला। और सफरर कौन थे? हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, राइट। कम्युनल वायलेंस ने काफ़ी, आप कह सकते हो कि इंडिया को बर्बाद किया है, पहले भी, आज भी होती है। फाइनली लॉर्ड जो माउंटबेटन थे, उन्होंने एक नए वाइसरॉय आए 1947 में, उन्होंने वेबल की जगह ली, और ही स्टार्टेड हाउ ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैन बी डन। तो फाइनल टॉक में माउंटबेटन ने एक बार कांग्रेस और लीग से बातें की जो कि इनकॉन्क्लूसिव थी, कोई रिजल्ट नहीं निकला, और उन्होंने डिसीजन लिया कि इंडिया को फ्री किया जाएगा, और फिक्स किया गया डेट 15 अगस्त 1947। कंडीशन ये थी कि कांग्रेस एक अपनी अलग कंट्री बनाएगी, जो पाकिस्तान है वो एक अलग कंट्री बनेगा, और जितने प्रिंसली स्टेट हैं दे विल आल्सो बी फ्री टू ज्वाइन अदर इंडिया, पाकिस्तान, और नीदर वन,